साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। साथियों, प्री बीएड एवं प्री डीएलएड हेतु बहुत ही शानदार वीडियो लाए हैं। यह देखा जाए तो सीजी व्यापम के प्री बीएड या प्री डीएलएड में शिक्षण अभिरुचि या टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से जाना जाता है और पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय या इग्नू में शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन प्रश्न का जो क्वालिटी है एक दूसरे से मिलता जुलता रहता है, इसलिए इन दोनों के हिसाब से हम टॉप एमसीक्यू तैयार किए हैं और दोनों में आए हुए प्रश्नों का बार बार आए प्रश्नों का संग्रह लिए हैं ताकि आपका जो है पेपर में अच्छा स्कोर हो सके। और देखा जाए तो इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिरुचि जो कि सीजी व्यापम में प्री डीएलएड या प्री बीएड हेतु 30 अंक का प्रश्न 30 प्रश्न पूछा जाता है। 30 अंक का 30 प्रश्न। वही पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के लिए या आपका इग्नू के लिए 20 अंक का 20 प्रश्न पूछा जाता है। तो ये बस थोड़ा फर्क है, बाकी क्वेश्चन एक टाइप का आपको मिलेगा। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षा में शिक्षण मशीन का विकास किसने किया? लम्सडेन, ब्लूम, एस.एल. प्रेसी, बी.एफ. स्किनर। साथियों, शिक्षा में शिक्षण मशीन का विकास जो है ऑप्शन सी जो दिखाई दे रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा, एस.एल. प्रेसी। इन्हें जो है सिडनी एल प्रेसी के नाम से भी जाना जाता है। आइए की पॉइंट से और भी इसके बारे में जो है कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि शिक्षा में शिक्षण मशीन टीचिंग मशीन का विकास सर्वप्रथम एस.एल. प्रेसी ने 1920 के दशक में मुख्यतः 1926 में किया था। उन्होंने ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए पहली यांत्रिक शिक्षण मशीन बनाई थी जो तत्काल प्रतिक्रिया या फीडबैक देने में सक्षम थी। इस मशीन को बनाने का उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को तत्काल फीडबैक देना और शिक्षकों के काम के बोझ को कम करना था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, छड़ी छोड़ो और बच्चे को बिगाड़ दो यह संदेश देता है कि कक्षा में सजा पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, शारीरिक दंड स्वीकार्य नहीं, अवांछित व्यवहार को दंडित किया जाना चाहिए, बच्चों को छड़ी से पीटना चाहिए। तो साथियों, इस वाक्य के सही संदेश देने वाले जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी है, अवांछित व्यवहार को दंडित किया जाना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छड़ी छोड़ो और बच्चे को बिगाड़ दो, ये पुराने समय में धारणाएं थी कि बच्चों को आवश्यक पड़ने पर उन्हें दंड भी दिया जाना चाहिए ताकि वो बच्चा गलत कार्य न करे। ये पुरानी धारणाएं हैं जो कि आज देखा जाए तो बच्चों को जो है दंडित करने पर बिल्कुल रोक है। तो उस समय के हिसाब से यह वाक्य जो है इस वाक्य का जो संदेश है, अवांछित व्यवहार को दंडित किया जाना चाहिए। यदि छड़ी छोड़ दिया जाए तो बच्चे बिगड़ जाता है। इस ऑप्शन सी को चरितार्थ कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? प्रशासनिक सुधार द्वारा, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करके, शिक्षा पर अधिक धन खर्च करके, श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ योजना लेखन की प्रणाली को व्यवस्थित कीजिए। साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा भी गया है। तो इसमें देखा जाए तो पाठ योजना लेखन की प्रणाली को व्यवस्थित कीजिए पूछा गया है। तो इसे हम क्रम में जमाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्या होता है, जो बच्चों को क्या सिखाया जाना चाहिए, अर्थात अधिगम के उद्देश्य इसमें सबसे पहले आएगा ऑप्शन बी। उसके बाद जो है उससे रिलेटेड जो पाठ्य वस्तु से रिलेटेड अधिगम क्या सिखाया जाना है उससे रिलेटेड हम पूर्व ज्ञान जानेंगे। बच्चों को उससे रिलेटेड जो है बच्चा जान रहा है कि नहीं उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये आ जाएगा ऑप्शन फिर ए। उसके बाद क्या आएगा? विषय वस्तु की प्रकृति। आपका जो पाठ्य वस्तु रहेगा उसका जो है विषय वस्तु की प्रकृति को प्रस्तुत करेंगे, आप बताएंगे, पाठ्य वस्तु को पढ़ाएंगे। तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद आपका आ जाएगा पुनरावृत्ति। जैसे ही आप पाठ्य वस्तु को पढ़ा लेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे? पुनरावृत्ति करेंगे। तो ये सी आ जाएगा और लास्ट में आप गृह कार्य देंगे। तो ये आपका पाठ्य योजना का प्रारूप या क्रम। तो इसके आधार पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी, क्योंकि बी, ए, डी, सी और ई यही ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बच्चों की गलतियां और गलत धारणाएं जो है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बाधा और रुकावट है।
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उपेक्षा की जानी चाहिए। संकेत दे कि बच्चों की क्षमता वयस्कों की तुलना में बहुत कम है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। देखा जाए साथियों कि बच्चों की गलतियां और गलत धारणाएं जो भी बच्चे सोचते हैं, उन्हें आज मनोविज्ञान में उन्हें सीखने का एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। यदि बच्चे जो है गलतियां कर रहे हैं या गलत तरीके से सोच रहे हैं, तो भी उनके सोच को सीखने का पहला कदम माना जाता है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्वयं क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है। स्वयं से रिलेटेड इसका कॉन्सेप्ट या फिर इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है। तो स्वयं एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया डिजिटल कार्यक्रम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा, स्वयं भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक मुफ्त ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है। इसका पूरा नाम है, यदि पूरा नाम पूछा जाता है तो स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यह जो है महत्वपूर्ण शिक्षा आयोगों से, और यह जो आयोग आया है उनको क्रम में सजाने के लिए इसमें जो दिया है। तो सबसे पहले देखा जाए तो स्वतंत्रता के पश्चात जो सबसे पहला आयोग आया, महत्वपूर्ण शिक्षा आयोगों से हमारा सेपरेट वीडियो भी बना है, उसे हमारे चैनल में जाकर जरूर देख सकते हैं। तो इसमें देखा जाए तो स्वतंत्रता के पश्चात जो पहला शिक्षा आयोग आया वो डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग या डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन, और इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो यह 1948 में आया, याद रखिएगा। उसके बाद आया आपका देखा जाए तो मुदालियर कमीशन, और यह आया 1952 में। उसके बाद आया कोठारी कमीशन जो कि 1964-66 में आया। वही उसके बाद आया ऑप्शन जो सी दिखाई दे रहा है राममूर्ति समीक्षा समिति, तो यह आया 1990 में। और लास्ट में प्रोफेसर यशपाल समिति शिक्षा बिना बोझ के, तो यह आया 1993 में। तो उसके आधार पर यदि देखा जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ क्रम देख सकते हैं एक बार और कि डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है 1948-49 में। मुदालियर कमीशन को माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं, तो 1952-53 में। कोठारी कमीशन राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, इसे 1964-66 में आया। और राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 में। प्रोफेसर यशपाल समिति शिक्षा बिना बोझ के 1993 में आया। तो ये रही आपका क्रम। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव है तो आप क्या करेंगे? बिना सहायक सामग्री के शिक्षण करेंगे? तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो देखा जाए तो आप किसी भी शिक्षक को बिना शिक्षण सहायक सामग्री के बिना अध्यापन नहीं कराना चाहिए। ये आज के शिक्षण सूत्र का शिक्षण कराने का प्रमुख जो है सिद्धांत है। तो ये तो हो नहीं सकता। इन सब की परवाह नहीं करेंगे तो ये भी नहीं होगा। स्वनिर्मित सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल, यदि अगर विद्यालय में सहायक शिक्षण सामग्री नहीं है तो आपका एक शिक्षक का बिल्कुल जो है फर्ज बनता है कि स्वनिर्मित खुद से बनाया हुआ सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण मुख्य रूप से खालिस्तान के द्वारा किया जाना चाहिए। तो शिक्षण मुख्य रूप से कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए। तो कुशल भी होनी चाहिए अपने विषय वस्तु में, और वो समय समय पर उन्हें प्रशिक्षित भी होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, तो एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए क्योंकि छात्रों की पाठ में रुचि रहती है, छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रहता है, ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने एवं पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है। उपरोक्त सभी। तो एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए क्योंकि ये सभी बातें इसके लिए बहुत ही जरूरी है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। मिड डे मील आज MDM जो है संचालित है गवर्नमेंट स्कूलों में। देखा जाए तो पहली से लेकर 8वीं तक के जो स्कूल हैं उनके लिए जो है MDM की व्यवस्था किया जा रहा है। तो यह जो है सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुआ? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु में। और यदि राष्ट्रीय स्तर पर कहा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर इसे 15 अगस्त 1995
में शुरू किया गया। तो इसे भी एमडीएम की शुरुआत या मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब हुई, तो 15 अगस्त 1995 की हुई। ये भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर बनाए गए विभिन्न दस्तावेजों को उनके वर्षों से सुमेलित कीजिए। सर्व शिक्षा अभियान कब आया, इसको नहीं जानते तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आपका 2009 में आया, आरटीई एक्ट 2009 के नाम से जाना जाता है। वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आपका 2020 जो अभी हाल ही में आया है 2020, और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2022 एनसीएफ जो आया है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो है आपका नया वाला आया है 2022 में। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 में, अर्थात ये पूरा सुमेलित है। कभी कभी जो है सुमेलित हुआ रहता है, सामने सामने ही दिया रहता है, भटकाने के लिए आपको ऐसा दिया जाता है और ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो इसके आधार पर देखा जाए तो पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक शिक्षक कक्षा में एक समस्याग्रस्त बच्चे को पाता है तो उसे क्या करना चाहिए। बच्चे को तुरंत घर वापस भेज दें, तो ये गलत है। बच्चे की उपेक्षा करें, ये भी गलत है। बच्चे को दंड दें, ये भी गलत है। बच्चे का काउंसलिंग करें, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। बच्चे को परामर्श दें, बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं उसके बारे में पता करें, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम को निम्नलिखित शैक्षणिक स्तरों में विभाजित किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसे जो है इस प्रकार के ढांचा में विभाजित किया गया है, बनाया गया है 5+3+3+4। तो इसमें पहला जो है 5 वो आपका फाउंडेशनल स्टेज है, इसमें 5 क्लास को शामिल किया गया है। उसके बाद देखा जाए तो फाउंडेशनल स्टेज तो यहाँ बी हो जाएगा, और उसके बाद जो पहला 3 है वो आपका प्रीपरेटरी स्टेज अर्थात ए आ जाएगा। उसके बाद जो दूसरा 3 है वो आपका मिडिल स्तर अर्थात डी आ जाएगा, और जो लास्ट 4 है उसमें आ जाएगा माध्यमिक स्तर जिसमें 4 क्लास शामिल है अर्थात ई। तो ये क्रम आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। आइए इसके बारे में और भी अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं कि एनईपी 2020 की जो ढांचा है, संरचना है, वो 5+3+3+4 है, जिसमें पहला फाउंडेशनल स्टेज जो 5 साल जिसमें अवधि है इसमें, और इसमें 3 से 8 वर्ष के बच्चे शामिल हैं। इसमें 3 साल जो है प्री स्कूलिंग, आंगनबाड़ी, बाल वाटिका, जो पहले से प्राइवेट स्कूलों में जो कि नर्सरी KG1 KG2 के नाम से जाना जाता था, तो ये शामिल है, और कक्षा 1 व 2 के बच्चे इसमें शामिल हैं। इस स्टेज में कैसे शिक्षा दी जानी चाहिए, क्या ध्यान रखा जाए, तो इसमें खेलकूद और गतिविधि आधारित शिक्षा होनी चाहिए। ECCE को ध्यान में रखते हुए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है, और बुनियादी साक्षरता पर ध्यान देनी चाहिए। FLN जो कार्यक्रम चला वो इसी के तहत चला, आप सभी जानते हैं। FLN जो है कार्यक्रम चला अभी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इसका फुल फॉर्म होता है, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। और सेकंड है प्रीपरेटरी स्टेज, जो इसमें 3 साल इसमें भी शामिल है, जिसमें आयु 8 से 11 वर्ष के बच्चे शामिल होंगे। कक्षा की बात करें तो कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी, या कक्षा 3 से 5 तक के बच्चे शामिल होगी। इस स्टेज में मुख्य ध्यान या मुख्य शिक्षा की बात करें तो खेल और खोज आधारित शिक्षा के साथ साथ लेखन और बोलने के कौशल का भी विकास करने पर फोकस होगा। जो तीसरा स्टेज है मिडिल स्टेज, जिसमें इसमें भी 3 साल जो है शामिल है, और आयु 11 से 14 वर्ष के बच्चे, इसमें कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा शामिल है। इस स्टेज में मुख्य ध्यान रखा जाए या मुख्य शिक्षा की बात करें तो विज्ञान, गणित, कला और सामाजिक विज्ञान में अमूर्त अवधारणाओं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की शुरुआत और व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल ट्रेनिंग का परिचय जो है इसी स्टेज में शामिल है। यदि पूछा जाता है कि व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत किस स्टेज से शुरुआत हुआ है एनईपी 2020 के अनुसार, तो याद रखिएगा कक्षा 6 से 8, और अगर स्टेज की बात करें तो मिडिल स्टेज जिसमें 11 से 14 वर्ष के बच्चे आएंगे। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टेज, चौथा स्टेज जो कि 4 साल का, 4 कक्षा इसमें शामिल है। आयु की बात करें तो 14 से 18 वर्ष के बच्चे आएंगे। यह इसमें जो है 9वीं से 12वीं तक की जो कक्षा शामिल होंगे, और इसमें मुख्य ध्यान रखा जाए
तो शिक्षा की बात करें तो बहुविषयक अध्ययन छात्रों को विषय चुनने की लचीलापन। पहले क्या होता था, साइंस वाले बच्चे हैं तो बायोकेमिस्ट्री और फिजिक्स यही उनका सब्जेक्ट रहता था, और जो आधारभूत जो फाउंडेशनल विषय था जैसे कि हिंदी और अंग्रेजी वो शामिल था। अब इसमें ये करने की बात हो रही है कि यदि बायो वाला स्टूडेंट है और उनको बायो के अलावा जैसे कि एक आध सब्जेक्ट फिजिक्स पसंद नहीं है, उसके बदले राजनीतिक शास्त्र पसंद है, तो वो भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार वो लचीलापन रखा जाएगा, ऐसी बात की है इसमें NEP 2020 में। आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग और गहराई से विषय को समझने की बात इसमें शामिल है। तो ये रही NEP 2020 के बारे में कुछ झलक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यदि छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है, देर से आता है, तो क्या कर सकते हैं? तो उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, इसके कारणों का पता लगाएंगे, छात्र को विद्यालय से निकाल देंगे, सभी छात्रों के सामने उसे दंडित करेंगे। तो जब भी इस प्रकार का समस्यात्मक चीज़ें आती है प्रश्न में, तो याद रखिएगा उसमें जो कारणों का पता लगाएंगे ऐसा दिखेगा कोई भी ऑप्शन में तो वही उसका उत्तर होगा। इसके कारणों का पता लगाएंगे कि बच्चे विलंब से क्यों आ रहे हैं, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह छात्रों को बेहतर नागरिक बनने में मदद करता है, छात्रों को विषय वस्तु प्रदान करता है, छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करता है, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है। तो याद रखिएगा यह इसका उचित आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित तरीके से यदि प्रस्तुत करता है तभी एक शिक्षक सफल माना जाएगा या अपने आप को सफल महसूस करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की मदद करता है स्वयं को समझने में, बच्चे को समझने में, समाज को समझने में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका है? ये कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर है साथियों ऑप्शन डी, TP नन। नेक्स्ट है, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए? तो किंडरगार्टन जो है जर्मनी में खोला गया। तो किसके द्वारा खोला गया? किंडरगार्टन पद्धति की शुरुआत फ्रोबेल के द्वारा किया गया, और वो क्योंकि जर्मनी के निवासी थे इसलिए जर्मनी में शुरू किया गया उनके द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, और जो इनके जनक हैं किंडरगार्टन के तो ये फ्रोबेल जी हैं। नेक्स्ट है, बच्चा कक्षा में एक कोरी स्लेट की तरह आता है जिस पर शिक्षक जो चाहे लिख सकता है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह कथन है। ऑप्शन ए है पूर्णतः असत्य, पूर्णतः सत्य, ऑप्शन सी आंशिक सत्य, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आज के परिप्रेक्ष्य में, मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह पूर्णतः असत्य है, क्योंकि बच्चा जो है कक्षा में आने से पहले बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास के परिवेश, बोलना, पढ़ना, कुछ चीज़ें को जानना, गिनती की अवधारणा, बहुत सारी चीज़ें वो जान के आता है, और उनके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें पहले से जो है सीख के आते हैं, इसलिए यह पूर्णतः असत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक अपने छात्रों में मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करता है? उन्हें सदैव हंसी मजाक करके, उनसे उचित दूरी बनाकर, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके, छात्रों को अपना परम मित्र बनाकर। तो इसका जो उचित आंसर है, एग्जैक्ट आंसर है, वो है ऑप्शन सी, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके जो है बच्चों का, जैसे कि कोई भी सवाल में या किसी प्रकार पढ़ाई से संबंधित या जीवन से संबंधित कोई भी समस्या है और उनको सुनने के बाद यदि उनका निदान कर पाते हैं तो छात्र शिक्षक से और भी ज़्यादा अच्छे से जुड़ जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। बच्चे निष्क्रिय नहीं होते, सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। नेक्स्ट देखिए, बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, तो बिल्कुल सही है। बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं, ये भी सही है, क्योंकि बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक भी कहा जाता है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, तो ये भी सही है। तो इसके आधार पर 2, 3 और 4 सही होना चाहिए। तो यह ऑप्शन आपको किसमें देखने को मिल रहा है? तो यह ऑप्शन आपको जो है देखा जाए तो ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, 2, 3 और 4। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, विद्यार्थियों को विषय
का चयन करना चाहिए। विषय की उपयोगिता के आधार पर, अभिभावकों की इच्छानुसार, शिक्षकों के दिशा निर्देश के अनुसार, उनकी क्षमता एवं रुचि के अनुसार। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उनकी क्षमता एवं रुचि के अनुसार। बच्चों को विषय का चयन जो है किसी के कहने पर नहीं या उपयोगिता के आधार पर भी नहीं, उनकी जो क्षमता है और रुचि के अनुसार ही चयन करना चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, छात्रों के निम्नलिखित में से किस गुण को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? स्वतंत्र रूप से विचार करना, विनयशीलता, आज्ञाकारिता, परिश्रमी। तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण मानते हैं वो है ऑप्शन ए, स्वतंत्र रूप से विचार करना। बच्चे जब स्वतंत्र रूप से विचार करेंगे तो उनमें जो है खुद करके सीखने का जो है गुण डेवलप होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार अधिनियम किस दिनांक से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2011। तो इसका जो आंसर है साथियों, पूरे देश में यह नियम लागू हुआ आने के लिए। तो यह जो है 2009 एक्ट कहलाता है, RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009 कहलाता है, लेकिन यह लागू हुआ पूरे देश में 1 अप्रैल 2010। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्देशों के फलस्वरूप प्रारंभ किया गया था वह है, जैसे कि 1986 जो शिक्षा नीति आई तो उसमें जो शिक्षा नीति के निर्देशों को फलस्वरूप प्रारंभ किया गया था पूछा जा रहा है, और वो भी राष्ट्रीय स्तर पर जो मुक्त विश्वविद्यालय की बात हो रही है। तो केंद्रीय दूरस्थ शिक्षा या मुक्त विश्वविद्यालय की बात करें तो वो है इग्नू, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे शॉर्ट में इग्नू बोला जाता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, तो निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विशेषता नहीं है? सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, ये तो है। सीखना हमेशा सकारात्मक होता है, ये भी सही है। सीखना यहाँ पर सीखना हमेशा सकारात्मक नहीं होता, सीखना कभी कभी नकारात्मक होता है, हम गलत चीज़ें भी सीख जाते हैं, तो सकारात्मक होता है, ये गलत वाक्य है। तो देखा जाए तो सीखने की विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर तो यही होगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी। सीखना एक सतत प्रक्रिया है, सीखना विकास और समस्या को सुलझाने की एक प्रक्रिया है, तो ये सभी सीखने की प्रक्रिया में शामिल है, विशेषता नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डाइट का गठन किसके लिए है? प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के लिए, माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। ध्यान रखिएगा साथियों, यह प्रश्न आया है तो आयोग के द्वारा जो भी आप उनका जो भी यदि सीजी व्यापम में आया है तो सीजी व्यापम के द्वारा इसका उत्तर, या पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में आया है तो इसका उत्तर जो है इसको नहीं लिया है, क्योंकि डाइट का गठन जो है आपका प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के लिए किया गया है। आप जल्दी में उपरोक्त सभी नहीं डालिएगा, डाइट का गठन जो है आपका प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के लिए किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नर्सरी स्कूल की शुरुआत किसने की? तो नर्सरी स्कूल की शुरुआत जो है आप सभी जानते हैं फ्रोबेल के द्वारा ही किया गया है, क्योंकि इनके द्वारा ही किंडरगार्टन की जो कॉन्सेप्ट है लाया गया। ये जर्मनी के निवासी हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अध्यापक के उपदेशों की, अध्यापक के आदर्श चरित्र की, धार्मिक शिक्षा की, महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ने की। तो इसका जो उचित आंसर होगा, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है अध्यापक के आदर्श चरित्र की, क्योंकि बच्चे जो है देख कर सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। यदि शिक्षक का चरित्र अच्छा होगा तो बच्चे का भी वो उनको फॉलो करेंगे, उनका अनुकरण करेंगे, इसलिए अध्यापक के आदर्श चरित्र का जो है भूमिका ज़्यादा होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रभावकारी शिक्षण क्या है? स्पष्ट एवं तथ्य के अनुरूप संप्रेषण, उचित कक्षानुशासन, नियमित अध्ययन, कक्षा में अविलंब, नियमित रूप से आना। तो प्रभावकारी शिक्षण का जो है क्या है? तो प्रभावकारी शिक्षण जो है स्पष्ट एवं तथ्य के अनुरूप संप्रेषण, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा का जो विषय है किस सूची में शामिल है? केंद्र सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, शिक्षा सूची। तो इसका उत्तर है साथियों ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में शामिल है।
भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में शामिल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक सफल नेतृत्वकर्ता का तरीका होता है प्रजातांत्रिक, राजशाही, समूह आधारित, उपर्युक्त सभी। तो इसमें भी सफल नेतृत्वकर्ता का तरीका जब भी उपर्युक्त सभी, ज़्यादातर साथियों का मानना होता है कि उपर्युक्त सभी आंसर होता है। कभी कभी इसमें जो है ध्यान देकर ऑप्शन में चुनिएगा, क्योंकि एक सफल नेतृत्वकर्ता का तरीका है और आप सभी जानते हैं हमारा देश एक प्रजातांत्रिक जो है देश है, तो इसका उत्तर भी प्रजातांत्रिक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रचनावादी शिक्षण प्रक्रिया में इसमें से कूट वाला प्रश्न है, तो विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी, बिल्कुल सही है ये। शिक्षक ज्ञान देने वाले की भूमिका में, तो ये गलत होगा, क्योंकि शिक्षक ज्ञान देने वाली भूमिका में नहीं, शिक्षक को फैसिलेटर बोला है, सुविधा प्रदाता बोला गया है, मार्गदर्शक बोला गया है, तो ये तो कथन गलत हो जाएगा। सीखने में अंतःक्रिया का कोई स्थान नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अंतःक्रिया आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा, बच्चों में वार्तालाप नहीं होगा, एक दूसरे से चर्चा विचार विमर्श नहीं करेंगे शिक्षकों से भी, तो ये नहीं चलेगा रचनावादी शिक्षण में, तो यह गलत कथन हो जाएगा। सीखना सामाजिकता में होता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन 1 और चौथा सही होगा, तो ये आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? विषय का ज्ञान, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध, कक्षा प्रबंधन, प्रयुक्त शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है ऑप्शन बी होगा, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच यदि संबंध अच्छे होंगे तो शिक्षण भी, यदि बच्चे जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षण की प्रक्रिया हो रही है, यदि विद्यार्थी अच्छे से सुनेंगे, वो सक्रिय रहेंगे, तो शिक्षण और भी प्रभावशाली होगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में उन्मुक्त वातावरण रखे, छात्रों को नियंत्रित रखे, उन्हें परंपराओं से हटने न दें और कदम कदम पर उनको सही दिशा, सही शिक्षा प्रदान करें। तो याद रखिएगा, सृजनात्मक चिंतन के लिए जो है, क्रिएटिविटी थिंकिंग के लिए, विकास के लिए शिक्षक को उन्मुक्त वातावरण दें, उन्हें स्वतंत्र छोड़ें और उन्हें खुद करके सीखने पर या खुद किसी तथ्य के बारे में उन्हें सोचने के लिए जो है स्वतंत्र छोड़ दें, उन्मुक्त वातावरण दें, तब उनमें सृजनात्मक चिंतन का विकास होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग नहीं है? साइमन कमीशन, सैडलर कमीशन, कोठारी कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन। तो याद रखिएगा, इसमें जो शिक्षा आयोग नहीं है वो साइमन कमीशन है। सैडलर कमीशन जो कि स्वतंत्रता के पूर्व आने वाले शिक्षा आयोग हैं, और ये कोठारी कमीशन और राधाकृष्णन आयोग ये स्वतंत्रता के पश्चात आने वाले शिक्षा आयोग हैं। तो ये तीनों तो शिक्षा आयोग है और नहीं है तो साइमन कमीशन। यह पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में पूछा गया प्रश्न है, प्री बीएड या प्री डीएलएड में। तो इसमें साइमन कमीशन जो 1928 एक शिक्षा आयोग नहीं था, बल्कि यह एक संवैधानिक आयोग था। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने वाला पोर्टल है। निश्चित रूप से आप सभी जानते होंगे, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा जो ऐप है, जिसमें देखा जाए तो अध्ययन सामग्री उसमें पीडीएफ के रूप में, वीडियो के रूप में अवेलेबल है। तो आप सभी जानते हैं वो कौन सा ऐप है? दीक्षा ऐप है। तो इसका फुल फॉर्म यदि पूछा जाए, इसका आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो डी का हो जाएगा डिजिटल, क्योंकि फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है। डिजिटल, आई का हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, और वही के का हो जाएगा, इसके बीच में तो फॉर आएगा, फिर के का आ जाएगा नॉलेज, ये आपका नॉलेज, फिर जो SHA का है वो हो जाएगा शेयरिंग, याद रखिएगा। तो दीक्षा का फुल फॉर्म यदि पूछा जाता है तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये आपका DIKSH ये हो गया। तो ये आपका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी दी? और यदि ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि NEP 2020 कब लागू हुआ, तो जब मंजूरी दिया उसी डेट को लागू माना जाता है। भारत में, पूरे भारतवर्ष में कब लागू हुआ? तो याद रखिएगा जो है आपका 29 जुलाई 2020 को
मंत्रिमंडल के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दिया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और यदि इसमें ये प्रश्न बनता है कि NEP 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है कर्नाटक। इसे भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। वही दूसरा राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश जो है दूसरा राज्य है और पहला राज्य है आपका कर्नाटक, दूसरे नंबर में लागू करने वाला मध्य प्रदेश है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय स्तर पर शिक्षण हेतु शिक्षण सूत्र नहीं है? सरल से जटिल, तो विद्यालय स्तर पर सरल से जटिल में जाया जाता है। अमूर्त से मूर्त की बात करें तो यह आपका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि अमूर्त से मूर्त, पहले जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो मूर्त से अमूर्त होनी चाहिए। मूर्त वस्तुओं से शुरू कर कर अमूर्त अवधारणा की तरफ जाना चाहिए। तो ये उल्टा हो गया है, मूर्त से अमूर्त होनी चाहिए। तो यही इसका जो है शिक्षण सूत्र नहीं होगा, ऑप्शन बी। ज्ञात से अज्ञात, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, ये सभी शिक्षण सूत्र में शामिल है विद्यालय स्तर पर शिक्षण हेतु। व्याख्या की बात करें, इसमें थोड़ा की पॉइंट जान लेते हैं। शिक्षण सूत्र सरल दिशा निर्देश या सिद्धांत के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जो शिक्षकों को निर्णय लेने और शिक्षण प्रक्रिया के अनुसार कार्य करने में मदद करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर को शिक्षण सूत्रों का जनक माना जाता है। यदि शिक्षण सूत्रों का जनक पूछा जाता है तो हर्बर्ट स्पेंसर होगा। नेक्स्ट है, शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है अध्ययनशीलता, ऊंची सिफारिश, शिक्षण अभिवृत्ति, विचारों की समानता। तो शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो वो है ऑप्शन सी, शिक्षण अभिवृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए हैं। कथन पहला है, शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है। बिल्कुल सही कथन है। कथन दूसरा की बात करें तो शिक्षा के बिना कोई भी समाज स्थिरता और निरंतरता प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये भी कथन सही है, क्योंकि शिक्षा एक समाज के लिए भी स्थिरता और निरंतरता प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी चीज़ है, इसलिए दोनों कथन सही होगा और ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1 व कथन 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इनमें कौन से कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत हैं? रटकर सीखना, ये गलत कथन है, क्योंकि गतिविधि में रटकर सीखने वाली बात नहीं होती। तो एक तो गलत संबंध पूछा जा रहा है गतिविधि के संबंध में, गलत कथन, तो ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, गतिविधि में चुनौती का तत्व होना चाहिए, तो बिल्कुल ये तो सही है, तो ये गलत संबंध में नहीं आएगा, क्योंकि गतिविधि में चुनौती दिया जाता है तो सीखना और भी प्रभावी हो जाता है। गतिविधि समूह में ही की जाती है, अकेले नहीं, तो ये भी गलत कथन है, क्योंकि गतिविधि जो है समूह बस में करते हैं, ऐसा नहीं है। अकेले या किसी इनविजिबल बच्चों को भी अलग अलग रूप से गतिविधि दिया जा सकता है। जैसे कि जोड़ने घटाने की गतिविधि में बच्चा जो है कंकड़ या पत्तियों के माध्यम से गतिविधि करके उन अपने जो है कॉन्सेप्ट को, अवधारणा को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। कोई खेल भी गतिविधि हो सकता है, तो कोई खेल भी गतिविधि हो सकता है, बिल्कुल ये भी सही है। तो गलत कथन में कौन कौन सा हो गया? पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत कथन को पूछा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आप एक अच्छा शिक्षक किसे मानेंगे? जो छात्रों को अधिक अंक देता है, जो छात्रों को गृह कार्य देता है, जो छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है, जो छात्रों को कठोर अनुशासन में रखता है। तो आप एक अच्छा शिक्षक किसे मानेंगे? तो जो छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माना जाता है कि एक महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती हैं, उनके पास अन्य व्यवसायों के लिए कम अवसर है, वे कम वेतन पर काम करने के लिए सहमत होती हैं, प्राथमिक शिक्षा के लिए कुछ योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह भी प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा इसका उत्तर लिया गया था, वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आप केवल हिंदी जानते हैं, आप अगले महीने तमिलनाडु जा रहे हैं क्योंकि वहाँ आपकी नौकरी है, आप क्या करेंगे? जब आप वहाँ हो तो उनकी भाषा सीखेंगे, तमिल सीखना शुरू करें, तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दें क्योंकि तुम तमिल नहीं सीख सकते, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जब तमिलनाडु में आपका नौकरी है तो आपको तमिल सीखना शुरू करना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट है शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है भाषा कौशल का विकास, सामाजिक नागरिकता का विकास, दंड देना, व्यक्तित्व का विकास। तो शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है सामाजिक नागरिकता का विकास। ऑप्शन सॉरी साथियों, इसको आप ये है मेन इसका, क्योंकि ये भी सही होगा सामाजिक नागरिकता का, लेकिन जब ऐसे ऑप्शन हो तो सबसे एग्जैक्ट में पहुँचेगा व्यक्तित्व का विकास। शिक्षा का जो सबसे सर्वोपरि उद्देश्य होगा वो है व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यही उत्तर लिया गया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस में कौन कौन से तत्व शामिल हैं। साथियों, इसमें टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस किनके द्वारा कहा गया है बोला जाएगा, तो त्रिध्रुवी प्रक्रिया किनके द्वारा बताया गया है, तो जॉन डीवी के द्वारा। ये भी पूछा जा सकता है कि टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस जॉन डीवी के द्वारा बोला गया है, किनके द्वारा दिया गया कथन है या किनके द्वारा बताया गया है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, तो वो है जॉन डीवी के द्वारा। और इसमें जो 3 तत्व शामिल है वो कौन कौन सा है, तो वो है आपका पहला तो आपका हो जाएगा शिक्षक, दूसरा हो जाएगा छात्र या शिक्षार्थी, तीसरा हो जाएगा आपका पाठ्यक्रम। तो उसके आधार पर ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया, तो लर्निंग बाय डूइंग या करके सीखना का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया, तो जॉन डीवी के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है, समाज, विद्यार्थी की जरूरत, शिक्षक का अनुभव, पाठ्यक्रम। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी की जरूरत। नेक्स्ट है स्कूली शिक्षा की सार्वभौमिकरण के लिए राज्य स्तरीय केंद्रक अभिकरण नोडल अभिकरण है। तो राज्य स्तर पर स्कूली शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए जो संस्था उत्तरदायी है वो है SCERT। आइए इसका सभी का फुल फॉर्म जानते हैं। NCTE जो कि शिक्षक के जो है योग्यता या शिक्षक भर्ती का मानक तय करती है वो है NCTE। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, वही RMSA दिया है जो बी ऑप्शन में, उसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। और NIOS है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। और SCERT जो इसका आंसर है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अधीन हुई थी, तो इसमें ऑप्शन में देखा जाए तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1945, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1947, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1953, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है अधिनियम 1956। यही इसका राइट आंसर है साथियों। जो है जो UGC बोला जाता है, UGC इसी को बोला जाता है। तो इसका जो है गठन या इस अधिनियम का जो आया वो 1956 में आया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसमें यदि UGC का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसे भी याद रखिएगा। U का होता है यूनिवर्सिटी, G का होता है ग्रांट्स और C का होता है कमीशन। तो इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार ये रही आपका टॉप 52 MCQ जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न का कलेक्शन है। और ये आपके प्री BEd प्री DLED हेतु बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। आशा करते हैं कि आपके लिए यह बेहतर वीडियो रहा होगा। चलिए इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।